वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर फर्स्ट 2017 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, जो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है। उस दृष्टि से हमने क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन को कवर करने की कोशिश किया है। आप लोग क्या कीजिए, सर्वप्रथम क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लिखिए, उसको हम जो बता रहे हैं उसको नोट डाउन कीजिए और उसको याद करके लिखिए, है ना। तो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आएगा। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे केमिस्ट्री ऑनर्स के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के केमिस्ट्री ऑनर्स के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अलावा मैथ ऑनर्स का भी नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाता हूँ। तो बहरहाल अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ वंडरवाल गैसेज इज 0.375। कहता है कि बताइए, अब एक्सप्लेन करना है आप लोग का। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो ये बता रहा है, एक का एक क्वेश्चन है, क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ वंडरवाल गैसेज इज 0.375। हाँ, यदि आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही इतना करता हूँ और आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है, ये ड्यूटी बनता है, ये मोरल ड्यूटी बनता है कि आप लोगों के लिए मैं कुछ करूँ तो मेरे लिए भी आप कुछ करें, है ना। तो आप हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक लाल कलर का बटन है, उसको आप लोग प्रेस कर दीजिए। बस मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से। फिलहाल बहरहाल देखिए यहाँ, तो क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है वंडर वाल गैस का, जो 0.375 होता है, क्यों होता है, तो उसके रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है ना। हम प्रत्येक क्वेश्चन इसमें बनाए हुए हैं, हमको जहाँ तक लगेगा तहाँ तक हम इस वीडियो को बनाएंगे, चाहे कितना भी मिनट का क्यों ना हो। बहरहाल देखिए, there is relationship between critical compressibility factor and van der Waal equation which we understand one by one। कहता है कि क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और van der Waal इक्वेशन के बीच एक क्या होता है, रिलेशन होता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब समझने की कोशिश क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए, अब जो है, द टेम्परेचर एबव व्हिच गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड बाई इंक्रीजिंग प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, इट इज डिनोटेड बाई टी सी। कहता है कि जब हम किसी टेम्परेचर से ऊपर किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, है ना, तो वो कभी भी लिक्विडफाइड नहीं होता है ना। और उसका प्रेशर को इंक्रीज करने पर कहता है कि किसी भी गैस को हम लोग कितना भी टेम्परेचर गर्म करते हैं तो वो उसका प्रेशर बढ़ा करके तो उसका टेम्परेचर जो है नहीं बढ़ता है। उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, इट इज़ डिनोटेड बाई टी सी। इसको हम लोग टी सी के द्वारा डिनोट करते हैं, है ना। तो ये तो समझ में आ गया। और टी सी, टी पी, ई पी सी, वी सी, ये सब टर्म जानने के लिए हम इतना लिखे हुए हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करने वाला है। तो यहाँ देखिए, उसका फिर पीसी जानना है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है वो देख लीजिए, हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई ए गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर टी सी एंड क्रिटिकल प्रेशर पी सी इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। अब ये क्रिटिकल वॉल्यूम हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट, क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी एंड van der Waal कांस्टेंट इज। देखिए, तो van der Waal इक्वेशन पहले जान लेते हैं कि van der Waal इक्वेशन क्या होता है। तो P प्लस ए बाई वी इंटू वी माइनस बी बराबर आर टी होता है ना। और क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी जिसको हम लोग जेड के द्वारा डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, देखिए यहाँ, तो जेड बराबर होता है पी वी बाई आर टी बराबर, पीवी को हम लोग पीसी वीसी बोल सकते हैं, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, और बटे आरटीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर, और टीसी को बोलते हैं। ये जहाँ जहाँ टी है, पी है, भी है, उस सब जगह क्रिटिकल लगा देंगे, ठीक है ना। तो उसका मान पुट करेंगे तो हमको कितना आएगा, 0.375 होगा। अब चलिए कैसे होगा हम आपको दिखाते हैं अगले पेज में। तो यहाँ देखिए, टी सी, पी सी और वी सी वैल्यू जो होता है वह जो दिया हुआ वो होता है। देखिए, तो टी सी बराबर होता है, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8A/27 RV, है ना, 8A/27 RV। पी सी बराबर होता है A/27 B²। वी सी बराबर, यानी क्रिटिकल वॉल्यूम जो होता है वो बराबर 3B होता है। अब क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट के लिए
या क्रिटिकल फैक्टर जेड बराबर हमने जाना कि PCVC/RTC हो जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। 3/8 होगा तो अगर हम 8 से 3 में भाग लगाते हैं तो क्या आता है 0.375 होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह एक का ए समझ में आया होगा। अब एक का बी है, ग्रेफाइट इज रिलेटिवली सॉफ्ट एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उससे पहले कि मैं बता दूं कि मैं अभी बना रहा हूं केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1 2017 क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन पेपर फर्स्ट का। यदि आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पे आपको पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक आपको ये सुविधा मिलेगा, जिससे क्वेश्चन बैंक आसानी से आप बना सकते हैं, है ना। और कोई भी डाउट हो तो आप फर्दर पूछ सकते हैं, है ना। तो इतना सुविधा आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें मेहनत लगता है, ये एफर्ट आप लोगों के लिए कर रहे हैं, टाइम निकाल कर आप लोग के बना रहे हैं, है ना। तो आप लोग का भी एक मोरल ड्यूटीज बनता है कि आप भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हैं, ताकि हमारा मोरल बना रहे। ठीक है, बहरहाल अभी हम देख रहे हैं ग्रेफाइट इज रिलेटिवली स्लो एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का ही अप्रूव होता है ना। और ये जो होता है वह कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है उसके रीजन को समझते हैं। जबकि ग्रेफाइट जो होता है वह कार्बन का अप्रूव होने के साथ साथ यह नॉन मेटल होता है ना। तो देखिए यहाँ ग्रेफाइट इज रिलेटिवली सॉफ्ट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब क्या रीजन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो वी नो दैट ग्रेफाइट इज नॉन metal but it is soft and good conductor of electricity because in graphite one valence electron of carbon atoms remains free, that is mobile electron found in graphite which is responsible for the flow of current for flow of electric current, hence graphite is relatively slowly and good conductor of electricity। तो क्या करना है, ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल होने के साथ यह सॉफ्ट होता है और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका कारण होता है कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है किसमें किसमें पाया जाता है, ग्रेफाइट में पाया जाता है ना। यानी कि कहने का अर्थ यह हुआ कि ग्रेफाइट में क्या होता है, एक वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है कार्बन का वो फ्री होता है, जिसको हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, है ना। इसीलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हम उम्मीद करते हैं एक का ये भी समझ में आया होगा। अब एक का डी क्वेश्चन है, सॉरी सी कहीं और लिखा गया है, छोड़िए कोई बात नहीं। एक का डी देखिए, अब एक का डी क्या कह रहा है कि एक का डी ये कह रहा है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। आईपी के बारे में हम लोग को बता रहा है कि नाइट्रोजन का आईपी वो ग्रेटर होता है ऑक्सीजन के आईपी से। क्यों होता है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, यदि आप पार्ट 2 में हैं और अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि पार्ट 2 के लिए क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आप मिनिमम कम से कम चार्ज में आप ले सकते हैं। चाहे पार्ट 3 के हो तो आप कम से कम चार्ज में आप हमारे 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 आप व्हाट्सएप के थ्रू आप ले सकते हैं, वो भी कम से कम फी में। तो यहाँ देखिए, बहरहाल देख लीजिए आप, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन व्हिच इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू एटम्स। अब देखिए आईपी को हम लोग जानेंगे कैसे, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर कि कैसे क्या होता है। तो देखिए नाइट्रोजन का जो होता है एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p3, है ना। ऑक्सीजन का होता है 8 होता है, 1s2 2s2 2p4 होता है। अब देखिए क्या होगा कि अब क्या होगा कि इन केस ऑफ नाइट्रोजन पी ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। आपके देखिए नाइट्रोजन में पी ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड है, 1 2 3 है, यहाँ 6 होना चाहिए तो यहाँ 3 ही है ना। और सच एज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जो कि स्टेबल माना जाता है, क्योंकि आप लोग ने हुंड्स रूल पढ़ा होगा 11th में शायद, है ना। तो हुंड्स रूल में क्या कहता है कि हाफिल सबसेल जो होता है मोर स्टेबल होता है ना। वह हाफिल सबसेल जो होता है मोर स्टेबल होता है। यहाँ देखिए तो, और अदर ऑक्सीजन में देखिए पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड बट वन इज फुल्ली फिल्ड। अब पी ऑर्बिटल में क्या है कि हाफ फिल्ड तो है पी वाला, लेकिन एक इसमें ज़्यादा हो गया, तो इसके बनिस्पत ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, क्योंकि
कोई भी पूछेगा आपको कि 2p3 और 2p4 में कौन ज़्यादा भरा हुआ, किस में ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन में है, और ये हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड इस गिनती होगा, इसमें नाइट्रोजन का हाफ फील्ड में गिनती होगा, और ये हाफ फील्ड तो है लेकिन एक ऑर्बिटल इसका फुल है, तो इसीलिए ये जो हो जाएगा आपको, यह हाफ फील्ड नहीं होगा, फुल्ली फील्ड नहीं होगा, ठीक है, वन इज फुल्ली फिल हो जाएगा। इट इज़ नॉट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए यह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। सो ड्यू टू फॉलोइंग रीजन आईपी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, और कारण यही है कि कॉन्फ़िगरेशन जिसका हाफ फिल होता है वो इसका आईपी का मान ज़्यादा होता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं होता है उसका आईपी का मान कम होता है। तो हम उम्मीद करते हैं एक का डी भी समझ में आया होगा, है ना। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब है एक का ई क्वेश्चन। यदि आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं केमिस्ट्री विजार्ड चैनल पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के अलावा आज बीएससी केमिस्ट्री टॉपिक डालता रहता हूं। सो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, एक बात याद रखें कि आपके शेयर से किसी का भी नया पार हो सकता है, तो आप कोशिश करें, आप अगर कहते हैं ना गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ एंड एज वेल एज अदर्स, तो यदि आप दूसरे को हेल्प करते हैं तो गॉड आपको हेल्प जरूर करते हैं, ठीक है। तो आप इस पे बिलीव कीजिए, है ना। जो आप हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, है ना। तो देखिए एग्जाम की घड़ी में जैसे आपको ज़रूरी होता है वैसे सबको ज़रूरी होता है गाइस, तो आप क्या कीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव में जो पढ़ रहे हैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, जितने भी, जहाँ तक मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा सकते हैं उतना तो आप कर ही सकते हैं ना। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आपका भी एक ड्यूटीज बनती है, मोरल कर्तव्य बनता है कि आप भी मेरे इस मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए और उनके भविष्य को खुशहाल बनाए। बहरहाल अभी हम पढ़ रहे हैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1 2017 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन पेपर फर्स्ट, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर करें, है ना। तो यही देखिए एक का ई क्वेश्चन है, लाइफिलिक कोलाइड आर मोर स्टेबल देन लाइफोबिक कोलाइड। लाइफिलिक और लाइफोबिक क्या होता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो लाइफिलिक जो होता है वो सॉल्वेंट लविंग होता है ना। आपने पढ़ा होगा पार्ट 1, हाँ पढ़ा होगा, इवन 12th में भी पढ़ा होगा कि लाइफिलिक और लाइफोबिक क्या होता है। तो लाइफिलिक जो होता है वो सॉल्वेंट लविंग होता है, और लाइफोबिक जो होता है सॉल्वेंट हैटरिंग होता है, यानी कि सॉल्वेंट से यह हैटरिंग होता है, घृणा करता है, यानी सॉल्वेंट से दूर हटता है, ठीक है। ये अपने और सॉल्वेंट को नहीं आने देता, नहीं फटकने देता है ना। तो वही है, जैसे कि छोड़िए, जैसा कि नहीं कहेंगे, यहाँ देखिए लाइफिलिक कोलाइड आर मोर स्टेबल देन लाइफोबिक कोलाइड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग van der Waals force of attraction between dispersed and dispersion medium. So lifelike colloid are quite stable due to high affinity solvent, so they are stable. कहता है कि लाइफिलिक कोलाइड जो होता है वह सॉल्वेंट लविंग होता है, क्योंकि और स्टेबल होता है, क्योंकि उसके बीच जो van der Waals फोर्स कार्य करता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच, वो कौन सा फोर्स कार्य करता है, तो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है, राइट। और इसके कारण जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, हाई एफिनिटी भी ज़्यादा होता है ना लाइफिलिक कोलाइड का, इसी कारण से ये स्टेबल होता है। तो ये इसको लिख लीजिए। और लाइफोबिक कोलाइड में क्या होता है, तो लाइफोबिक कोलाइड का देखिए यहाँ, तो लाइफोबिक कोलाइड शायद आप लोगों को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब मैं क्लियर दिखा पा रहा हूँ। तो लाइफोबिक कोलाइड आर नॉट मच स्टेबल एंड इजीली गेट प्रिसिपिटेड बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, हेंस लाइफोबिक कोलाइड आर नॉट मच स्टेबल। और लाइफोबिक कोलाइड जो होता है स्टेबल नहीं होता है, कारण क्योंकि इसमें जब भी हम किसी भी एसिड, कितना भी छोटी मात्रा में एसिड हम रख देते हैं तो यह क्या हो जाता है, प्रिसिपिटेट हो जाता है। तो इस कारण से पता चलता है कि लाइफोबिक कोलाइड जो होता है वह स्टेबल नहीं होता है एज कम्पेयर टू लाइफिलिक कोलाइड होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं एक का ई भी समझ में आएगा। अब हम ग्रुप ए का क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंपलसरी क्वेश्चन तो बना लिए, है ना। एक का पूरा 3-4 बनाना रहता है तो 4 हम बना दिए। अब ग्रुप ए का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ग्रुप ए का क्वेश्चन, ये ग्रुप ए का क्वेश्चन है। तो ग्रुप ए का क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ van der Waals गैसेज। अब van der Waals गैसेज का क्या करना है, फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी कि फिजिकल महत्व के बारे में जानना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए। तो पहला सिग्निफिकेंस है, फॉलोइंग आर द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ van der Waals गैसेज। पहला सिग्निफिकेंस है van der Waals कांस्टेंट ए रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड अदर कांस्टेंट वैल्यू बी रिप्रेजेंट इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। तो पहला सिग्निफिकेंस तो ये हो गया। और दूसरा सिग्निफिकेंस क्या हुआ देखिए, तो
वंडरवाल फोर्सेज। अब वंडरवाल फोर्सेज क्या कह रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, देखिए। तो वंडरवाल फोर्स क्या है, द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स डेट आर डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर नोन एज वंडरवाल फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन अनचार्ज एटम्स मॉलिक्यूल दिज फोर्स आर फॉर्म्ड मॉलिक्यूलर ऑफ गैस एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ऑल डायरेक्शन हेयर कोहेसिव फोर्स इज जीरो। कह रहा है कि वंडरवाल फोर्स किसे हम कहते हैं, तो इलेक्ट्रो इंटरमोली देखिए, तो कमज़ोर इंटरमोलिकुलर फोर्स, वैसा कमज़ोर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स डेटा डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल आर नोन एज वंडरवाल फोर्स। अब कहता है कि वैसा कमज़ोर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे एटम और मॉलिक्यूल के बीच, उसी को हम लोग बोलते हैं वंडरवाल फोर्स। और ड्यू टू इंटरेक्शन, आकर्षण के कारण बिटवीन अनचार्ज मॉलिक्यूल दिस फोर्स आर फॉर्म, अनचार्ज मॉलिक्यूल के कारण यह इसका फोर्स कार्य करता है, फोर्स बनता है ना। तो मॉलिक्यूल ऑफ गैस एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ऑल डायरेक्शन हेयर कोहेसिव फोर्स इज जीरो। कहता है मॉलिक्यूल जो होता है गैस का, वह क्या करता है, फोर्स को अट्रैक्ट करता है ऑल डायरेक्शन में, जिसके कारण इसका कोहेसिव फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, राइट। तो हम यहाँ तक समझा पाए होंगे। और तीसरा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप देखिए कि तीसरा सिग्निफिकेंस ये है कि मॉलिक्यूलर पॉइंट मास दे डू नॉट ऑक्यूपाइड एनी स्पेस। कहता है मॉलिक्यूलर पॉइंट मास दे डू नॉट ऑक्यूपाइड एनी स्पेस, इसका तीसरा सिग्निफिकेंस है वंडरवाल गैस का। चौथा है मॉलिक्यूल डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, मॉलिक्यूल जो होता है वंडरवाल गैस का वह अट्रैक्ट और रिपेल नहीं करता है एक दूसरे से, ठीक है। और पाँचवा सिग्निफिकेंस क्या कह रहा है, पाँचवा सिग्निफिकेंस ये कह रहा है, ये है कि आपको हम बता दें कि द मॉलिक्यूल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम रिक्वायर्ड द मॉलिक्यूल टू रिमूव फ्रीली इज लेस देन इट्स एक्चुअल वॉल्यूम। तो ये पांच, ये जो है दो का ए जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वंडरवाल, हम ये पढ़ लिए। अब आगे हम देखते हैं क्या है। ये थोड़ा क्रिटिकल है, ये थोड़ा लेंदी है ना। तो आप इसको क्या कीजिए, सिंपली जो जो हम बोल रहे हैं वो लिख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, इस्टेब्लिश रिलेशनशिप ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट विथ वंडरवाल्स कांस्टेंट, वंडरवाल कांस्टेंट और क्रिटिकल कांस्टेंट के बीच रिलेशनशिप ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं कि टीसी बराबर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, पीसी बराबर क्रिटिकल प्रेशर, वीसी बराबर क्रिटिकल वॉल्यूम, और वंडरवाल कांस्टेंट जो होता है एबी होता है, राइट। तो ये तीनों का फॉर्म जो होता है टीसी पीसी वीसी, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, इसी के तीनों के हम रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट। देखिए हम ऊपर लिख भी दिए हैं, जैसा कि ये जो हम लिखे हैं क्रिटिकल कांस्टेंट, तो यही है, तीनों के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट। और वंडरवाल कांस्टेंट में ए और बी जो होता है, पी प्लस ए बी पाई आर टी जो होता है ना, तो यही जो है, तो ए और बी जो उसमें होता है वही वंडरवाल कांस्टेंट कहलाता है, राइट। तो ये वंडरवाल कांस्टेंट होगा, और ये क्रिटिकल कांस्टेंट हो गया पीसी टीसी वीसी, है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो अब हम देखते हैं वंडरवाल इक्वेशन से। देखिए, तो इसको लिख लीजिए, दीज आर थ्री वैल्यूज आर नोन एज क्रिटिकल कांस्टेंट। अब इसको आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि एवं वैल्यू जो होता है टीसी पीसी वीसी, उसको हम लोग क्रिटिकल कांस्टेंट बोलते हैं। तो वही लिख लिया जाएगा आप लोगों के द्वारा। और वंडरवाल इक्वेशन हम लोग जानते हैं पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर आर टी होता है। अब इसको बाइफर्केट कर लीजिए, है ना, अलग अलग लिख लीजिए, तो गुना करके लिख लीजिए, तो पी वी माइनस ये हो जाएगा, पी वी माइनस पी वी प्लस ए बाई वी माइनस ए बी बाई वी स्क्वायर बराबर आर टी हो जाएगा। हाँ, अगर इसका हम लोग क्या करते हैं, एक साथ ले आते हैं, तो आर टी इधर ले आएंगे बाएं साइड, तो बराबर में जीरो हो जाएगा। इसको इक्वेशन वन मान लेंगे, और इक्वेशन वन को मल्टीप्लाइड करेंगे वी स्क्वायर के द्वारा एंड डिवाइड करेंगे पी के द्वारा, तो हमको क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा वी क्यू माइनस बी वी स्क्वायर प्लस ए वी बाई पी माइनस ए पी बाई पी माइनस आर टी वी स्क्वायर बाई पी बराबर जीरो। इसको इक्वेशन टू मान लेंगे। देखिए बहुत हल्का है, केमिस्ट्री बहुत हल्का सब्जेक्ट है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको 2 या 4 बार लिखते हैं तो आपके स्मृति पटल पर पत्थर की जैसे अंकित हो जाता है, और आप शायद नहीं भूल पाते हैं। तो मेरी एक राय है कि आप लोग इसको 2 या 4 बार लिखें, उसके बाद याद हो जाएगा। हाँ, यदि आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पर अभी नए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं केमिस्ट्री ऑनर्स के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के एलएनएमयू क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के अलावा टॉपिक का वीडियोज बनाता रहता हूं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, शेयर कर दें, क्योंकि आपकी एक कोशिश से कई ज़रूरतमंदों का नया पार हो सकता है, उसकी दुआएँ लग सकती है। और दवा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव दुआ होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें। ये बात आपको अभी, हमको पता है कि ये बात आपको पता नहीं होगी, कि आप कहते होइएगा कि अब ये बेकार बोल रहे हैं, ये सिर्फ बकवास कर रहा है, लेकिन बट ऐसा नहीं होता है। जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। और आपका परीक्षा का घड़ी है, आप शेयर करें लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उपकार करें, तो देखिए आपका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, फ्रूटफुल होगा, फलदायक होगा। बहरहाल अभी हम देख रहे हैं
यहाँ तक इक्वेशन 2 तक हो गया था। अब रीअरेंज करेंगे इक्वेशन 1 को। तो देखिए रीअरेंज इन इक्वेशन 1 इन डिक्रीजिंग पावर ऑफ भी। अब भी के घटते क्रम में हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ तो भी को घटते क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी क्यू बटे सॉरी वी क्यू माइनस आर टी वी स्क्वायर बाई पी माइनस बी भी स्क्वायर प्लस ए भी बाई पी माइनस आर टी वी स्क्वायर बाई पी बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे तो फाइनली ये इक्वेशन बनेगा वी क्यू माइनस ये, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, है ना। अब इक्वेशन 3 मान लेंगे तो इक्वेशन 3 इज क्यूबिक इक्वेशन इन द वेरिएबल भी एंड देयरफॉर फॉर एनी सिंगल सेट ऑफ वैल्यू पी एंड टी देयर शुड बी 3 वैल्यूज ऑफ बी। कहता है कि तो हमने जाना कि इक्वेशन 3 जो है वो क्यूबिक इक्वेशन है इन द वेरिएबल भी में, और इसी कारण से इसका सिंगल सेट ऑफ वैल्यू पी और टी का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो वो है, अब ये देखिए ऑल ऑफ वैल्यूज में भी, यहाँ देखिए ऑल ऑफ वैल्यूज में भी ओनली वन रियल एंड अदर टू इमेजिनरी, जिसमें क्या है प्रत्येक वैल्यू में से वन जो है ओनली वन एक ही वैल्यू जो है रियल है, बाकी टू जो है इमेजिनरी है। एज द टेम्परेचर इज राइज द लूप बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एट क्रिटिकल पॉइंट एक्स ऑल वैल्यूज भी बिकम्स आइडेंटिकल सिंस द टेम्परेचर नाउ क्रिटिकल दिस वैल्यू ऑफ भी रिप्रेजेंट द क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ गैस। अब यहाँ जो है कहता है कि जब हम लूप में टेम्परेचर को हम डालते हैं तो उसका साइज जो हो जाता है वो कम से कम हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जब वो क्रिटिकल पॉइंट एक्स पर आकर के उसका वैल्यू आइडेंटिकल हो जाता है, राइट। और तो यहाँ भी सी बराबर क्रिटिकल वॉल्यूम हो जाएगा, तो भी माइनस भी सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप दोनों साइड क्यूब कर देंगे तो आप इसको हम लोग विस्तार करके लिख देंगे तो वी क्यू माइनस क्या हो जाएगा, वी क्यू माइनस 3 वी सी वी स्क्वायर प्लस 3 वी सी स्क्वायर भी माइनस वी सी के क्यू बराबर 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 आइडेंटिकल विथ वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए यहाँ पी वी बराबर आर टी होता है, हम लोग जानते हैं, और क्रिटिकल टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर रखना है और प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर मानना है। और तो पी वी बराबर आर टी होता है, हम लोग जानते हैं। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, आर टी बाई पी हो जाएगा। तो अब जहाँ अब जितना भी इक्वेशन बना है उस सब में करना क्या है, भी के जगह आप लोग आर टी बाई पी रखेंगे। तो यहाँ देखिए तो वी क्यू बराबर वी क्यू है वी क्यू माइनस आर टी सी बाई पी सी हो जाएगा प्लस पी वी स्क्वायर सॉरी आर टी सी बटे पी सी प्लस बी इंटू वी स्क्वायर प्लस ए भी बटे पी सी माइनस ए बी बटे पी सी बराबर 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 5 मान लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ करेंगे क्या कि यहाँ हेंस द कोफिशिएंट ऑफ इक्वल पावर ऑफ भी इन इक्वेशन 4 एंड 5 मस्ट बी इक्वल टू वन अनदर। कहता है इक्वेशन 4 और 5 को आप गौर से देखेंगे तो उसका कोफिशिएंट जो है इक्वल पावर है भी का, है ना। तो उसको हम लोग इक्वल है तो उसको हम लोग दोनों को देख करके हम लोग इक्वल क्या है इक्वल, तो उसको हम लोग अब बाइफर्केट करेंगे। तो देखिए 3 वी सी बराबर आर टी सी बाई पी सी प्लस बी हो जाएगा, इसको इक्वेशन 6 मान लेंगे। और 3 वी सी स्क्वायर बराबर होता है ए बाई पी सी, तो इसको 7 मान लेंगे। और वी सी के क्यू बराबर ए बी बाई पी सी होता है, क्योंकि हम लोग बताए थे कि क्रिटिकल वॉल्यूम क्रिटिकल प्रेशर या क्या होता है। तो यहाँ वही वैल्यू है, ए और बी जो है यहाँ जो है वैन डर वाल्स कांस्टेंट है ना। तो इसको इक्वेशन 8 मान लेंगे। हम जानते हैं आपको ये लेंदी थोड़ा लगेगा, क्योंकि मैं शुरू में ही बताया कि ये थोड़ा लेंदी है, तो आप इसको 2 से 4 बार लिखने की कोशिश करें, है ना। नंबर जरूर आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब डिवाइड इक्वेशन करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 8/7। अब डिवाइड करेंगे तो वी सी के क्यू बटे 3 वी सी स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए पी बटे पी सी गुना पी सी बटे ए हो जाएगा। तो वी सी बटे 3 बराबर हो जाएगा पी, या वी सी बराबर 3 भी हो जाएगा, है ना। आप समझ रहे हैं ना हम क्या बताना चाह रहे हैं या समझाना चाह रहे हैं। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वी सी इन इक्वेशन 7 करेंगे तो 3 वी सी, अब वी सी के जगह 3 भी रखेंगे इक्वेशन 7 में, तो हमको फाइनल ये प्राप्त होगा 27 बी स्क्वायर बराबर ए बाई पी सी। तो पी सी बराबर होगा ए बाई 27 स्क्वायर हो जाएगा। पी सी बराबर क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर। तो यही है 9-10 हो गया। अब जो सब्स्टिट्यूट वैल्यू वी सी इन एंड पी सी इन इक्वेशन 6, अब ये कर लेंगे तो इक्वेशन वी सी और पी सी का वैल्यू इक्वेशन 6 में रखेंगे तो हमको फाइनली ये प्राप्त हो जाएगा टी सी बराबर 8 ए बाई 27 आर बी हो जाएगा। तो इक्वेशन 10, 11 और 9 को
हम लोग क्या बोलेंगे 9, 10, 11 को यहाँ हम क्या बोलेंगे, या इसमें लिखा हुआ है इक्वेशन 10 एंड इक्वेशन 11 इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट विथ वंडरवाल गैस है। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो लंबा होने के कारण हम वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आप इसका आगे वाला पार्ट जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में रिप्लाई दें, सॉरी कमेंट में हमें लिखिए, ज़रूर लिखिए कि हमको और वीडियो चाहिए इस पर, है ना, नेक्स्ट वीडियो चाहिए, क्योंकि अभी इसमें हम लोग 3 ही क्वेश्चन किए हैं और इसमें 4 क्वेश्चन बाकी है ना। तो आप कमेंट में लिखिए। और हाँ, अगला वीडियो हम तभी बनाएंगे पार्ट 1 का जब आप लोग कम से कम 50 सब्सक्राइबर इंक्रीज कीजिएगा, कम से कम 50 सब्सक्राइबर इंक्रीज कीजिएगा, तभी हम आगे हम वीडियो बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना सकते, क्योंकि एटलीस्ट हमारे भी मेहनत होती है तो कुछ न कुछ उसके बदले भी हम भी कुछ डिजर्व करते हैं, ताकि हमारा मेहनत आप लोगों तक पहुंचे। आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ लाल बटन पर क्लिक करना है और दूसरे लोगों को शेयर भी करना है। ये 50 सब्सक्राइबर कोई ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा, आप लोग कोशिश कीजिए, बशर्ते आप लोग चाहिएगा तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम जो भी बात कहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो अभी बहुत क्वेश्चन बाकी है, 4 क्वेश्चन, 4 है गोल्ड नंबर पार्ट 1 का 17 का, है ना। उसका टिंडल इफेक्ट है, उसके माइक्रोस्कोपी है, उसका डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड एंड फोर्स ऑफ थेरिन है ना। उसके बाद है आयनिक सॉलिड का टाइप्स बताना है, उसके बाद एफसीसी स्ट्रक्चर ऑफ NaCl है। तो हम सबको कवर करेंगे मेरे भाई, सब मेरे दोस्त, मैं सबको कवर करूंगा, लेकिन आपको आपके सामने जो एक डेडलाइन है उसको आप पूरा करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, केमिस्ट्री विजार्ड ऑलवेज विथ यू।